जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। नेशनल हेराल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से अभी फैसला आया है, जिसे बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी राहत है। और कांग्रेसी तो एक नंबर आगे निकल के बता रहे हैं कि देखिए ये मामला ही गलत है, पूरा खोखला मामला है और इसीलिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये सब बातें की जा रही है, बड़ी राहत, और जैसे ऐसा लग रहा है कि मामला खत्म ही हो चुका है और इनके ऊपर अब कोई आरोप ही नहीं बचा है और सब कुछ झूठ था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस फैसले को ठीक से समझना जरूरी है और इसके साथ ये भी समझना जरूरी है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी के लिए ये एक फौरी राहत है, एक छोटी राहत है। आगे इनके लिए बड़ी मुसीबत रखी हुई है। ये कांग्रेस सिर्फ एक अवधारणा बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कानून अवधारणा से तो नहीं चलता है पर राजनीति अवधारणा से चलती है। इसीलिए माहौल बनाने की कोशिश है कि इनके ऊपर झूठे केस थे और कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कोई केस खारिज नहीं किया है। इस फैसले को, राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को समझना जरूरी है और इसके बाद आगे क्या होने वाला है, कैसे इनकी मुसीबत बढ़ने वाली है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में जज थे विशाल गोगने। उनके सामने मामला था नेशनल हेराल्ड मामले में पीएमएलए यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चार्जशीट दायर की गई थी। उस पर उन्हें संज्ञान लेना था या तो नहीं लेना था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं और इसी आधार पर मामला बनाया गया था, चार्जशीट दी गई थी। अब चार्जशीट पर कोर्ट जब संज्ञान लेता है तो उसके बाद मुकदमा शुरू होता है, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि इस पर हम संज्ञान नहीं ले सकते, इसे खारिज किया जाता है क्योंकि ये तकनीकी रूप से सही नहीं है। ये मामले के मेरिट पर कुछ नहीं बोला गया है कि मामला सही है, गलत है, गुण दोष उसके कुछ नहीं बताए गए हैं। सिर्फ इसे तकनीकी आधार पर अभी खारिज किया गया है और तकनीकी आधार भी आप जान लीजिए कि है क्या। कोर्ट ने कहा है कि आप धन शोधन की बात कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन अपराध क्या है? अपराध को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं है। जो कानून कहता है, जो कि कोर्ट ने माना है, इस केस में माना है, हालांकि दूसरे केसेस में इससे अलग भी फैसला आया है, लेकिन इस केस में कोर्ट ने माना है कि पीएमएलए की धारा के तहत जब हम कॉग्निजेंस लेंगे, चार्जशीट का संज्ञान लेंगे, तो उससे पहले इस पर एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि जो धन शोधन है, जो काले धन की आप बात कर रहे हैं, गलत पैसे की बात कर रहे हैं, वो किस अपराध से आया है। वो एफआईआर दर्ज नहीं है और आपने सीधे अपनी ईसीआईआर दर्ज की है, जो कि ईडी जो है एफआईआर की तरह अपनी ईसीआईआर दर्ज करती है। आपने अपनी ईसीआईआर दर्ज की है, उसके आधार पर आपने चार्जशीट बनाई है, जो कि कानूनी रूप से ठीक नहीं बैठ रही है। आप इस मामले की आगे जांच कर सकते हैं, इस मामले की जांच होगी और आप दोबारा आ सकते हैं। और साथ ही जो दिल्ली पुलिस ने अभी एफआईआर दर्ज की है इस मामले में, जो आर्थिक अपराध शाखा ने एफआईआर दर्ज की है, उसकी भी जांच होगी और आगे उसकी भी चार्जशीट आएगी। ये हुआ है कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर मामला खारिज नहीं हुआ है। एक तकनीकी कमी के कारण चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया गया है कि अभी दिल्ली जो एफआईआर अभी दर्ज हुई है उस पर तो अभी जांच चल रही है, दिल्ली पुलिस जांच करेगी। इसीलिए अभी हम मनी लॉन्ड्रिंग पर कुछ कहना, आपके मामले को सही गलत देखना, ये अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसकी अलग से एफआईआर पहले दर्ज नहीं हुई है, ये कोर्ट ने कहा है। और इसको और आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपको इसे थोड़ा डिटेल में बताती हूँ, क्योंकि देखिए गलतफहमियां पैदा की जाती हैं, खास करके कोर्ट के फैसलों को लेकर, क्योंकि मोटा मोटा बता दिया जाता है हाँ राहत मिल गई, राहत मिल गई। ऐसा नहीं होता है। ईडी भी इस मामले में फिर से अपील करेगी, क्योंकि ईडी का कहना है हम इससे ऊपर जाएंगे, क्योंकि एक पुराना मामला इसी तरह का है जिसको यहाँ पर उदाहरण के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन उसके कुछ पक्षों को यहाँ ध्यान नहीं दिया गया। हम आगे अपील करेंगे जिसमें ऐसे मामलों में संज्ञान लिया गया है। साथ ही ईडी इस मामले की जांच भी आगे करती रहेगी और दोबारा चार्जशीट दायर होगी। अब देखिए हुआ क्या था। जो पीएमएलए एक्ट है वो क्या कहता है, वो है क्या? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धन शोधन। धन शोधन क्या होता है? काले पैसे को सफेद करना, धन का शुद्धिकरण करना, आसान भाषा में समझिए इसको। अब काला पैसा कहां से आता है? जब कोई अपराध होगा, कोई गलत काम होगा, तभी तो गलत पैसा आएगा। कोई अगर सही काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, सैलरी आ रही है, वो तो सही पैसा है, बिजनेस कर रहा है, कारोबार से पैसा आ रहा है, सफेद पैसा है। लेकिन काला पैसा कब आता है? जब कोई गलत काम किया जाता है। गलत काम नहीं होगा तो पैसा भी नहीं आएगा। तो यही कोर्ट का कहना है कि इसमें गलत काम क्या हुआ है
उसकी एफआईआर दर्ज करे। कोर्ट ने यही कहा है कि जो पीएमएलए एक्ट के तहत आपने चार्जशीट दायर की है, इस पर ना तो कोई एफआईआर है, ना ही कोई शेड्यूल्ड क्राइम के तहत दर्ज है। अब शेड्यूल्ड क्राइम क्या होते हैं? शेड्यूल्ड क्राइम वो होते हैं जो किसी कानून के तहत दर्ज अपराध होते हैं, जैसे पीएमएलए एक्ट के तहत है, भ्रष्टाचार है, चीटिंग है, ड्रग्स है, इस तरह के दर्ज होते हैं जिसमें, और यूएपीए है जैसे, उसके अंदर भी कुछ अपराध दर्ज है, और ऐसे ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी कुछ अपराध दर्ज है। ये शेड्यूल्ड क्राइम होते हैं, इन्हें प्रेडिकेट क्राइम भी कहा जाता है। अब पीएमएलए के तहत कौन से प्रेडिकेट क्राइम है जिनमें एफआईआर दर्ज होती है, जिसके आधार पर धन शोधन माना जाता है? देखिए, प्रेडिकेट ऑफेंस जिन्हें कहा जाता है, ये वो अपराध होते हैं जिनसे अवैध पैसे की उत्पत्ति होती है, जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जिसे आईपीसी में 120 के तहत भी 120 बी के तहत भी दर्ज किया जाता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपराधिक साजिश, किडनैपिंग फॉर रैंसम, अपराध के जरिए पैसा कमाया हो तो वो पैसा भी गलत पैसा हुआ, धोखाधड़ी, उसके जरिए नारकोटिक्स यानी ड्रग्स के कारोबार से आपने टैक्स चोरी से कमाया हो या भ्रष्टाचार से कमाया हो। ये है लिस्टेड अपराध, इनकी सूची और बड़ी है। अब जब ये अपराध होते हैं तब इनसे काला पैसा आता है, फिर पीएमएलए लगता है, और इस पीएमएलए से पहले इन अपराध पर एफआईआर होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई चोरी करके, किसी ने कुछ लाखों की चोरी की है और उन लाखों रुपयों को उसने गलत तरीके से कमाया, वो काला पैसा हो गया। अब वो उस काले पैसे को सफेद करने के लिए दूसरे तरीके अपना रहा है। अब ये हो गया उसका धन शोधन, पीएमएलए एक्ट लगेगा। लेकिन इससे पहले जो एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी वो चोरी की करनी पड़ेगी, कि ये चोरी की गई थी, ये एफआईआर है इसकी, फिर इस चोरी से ये पैसा आया है, फिर इस पैसे को काले से सफेद बनाया जा रहा था। ये एक प्रक्रिया है, ये कानूनी प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया में पहले वाला हिस्सा इसमें रह गया था कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, ईसीआईआर दर्ज हुई थी, जो कि खुद ईडी दर्ज करता है। अब देखिए, जो दिल्ली पुलिस ने इसमें कौन कौन सी दर्ज की है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो मैंने आपको इसमें बताया शेड्यूल्ड ऑफेंस के तहत है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो आईपीसी की 120 धारा है उसके तहत की गई है। आपराधिक साजिश है, चीटिंग की गई है, क्रिमिनल ब्रीच के तहत दर्ज किया गया है। तो यानी कि अपराध दर्ज कर दिया गया है। अब अपराध की आय हुई, उस आय का इस्तेमाल कैसे लॉन्ड्रिंग की तरह मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया, ये बनेगा पीएमएलए। अब देखिए, ये आधार बन चुका है। अब दिल्ली पुलिस इसकी जांच करेगी, क्योंकि एफआईआर दिल्ली पुलिस ने की है और ईडी की सिफारिश पर की है। ईडी ने ये पाया कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और इस अपराध से हुई है, और ईडी ने एक एफआईआर दर्ज कराई है, तो एफआईआर दर्ज की है। और इस एफआईआर पर अब ईडी चार्जशीट दायर करेगी, उसके बाद दिल्ली पुलिस चार्जशीट दायर करेगी, उसके बाद ईडी अपनी चार्जशीट दायर करेगी पीएमएलए पर, और फिर जो अभी तकनीकी कमी पाई गई है वो तकनीकी कमी खत्म हो जाएगी। और अभी की जो चार्जशीट है वो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत है, जिन्होंने यूपीए के कार्यकाल में ही शिकायत कराई थी। फिर 2012 में कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ईडी ने इसकी जांच शुरू की है, और 2014 के बाद इस मामले ने थोड़ी स्पीड पकड़ी है। तो कोर्ट का यही कहना था कि सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर आप पीएमएलए का मामला नहीं चला सकते हैं। इसके लिए ठोस एफआईआर होनी जरूरी है, और आप इस एफआईआर को इस पे एफआईआर होगी तब आप इस पे चार्जशीट लेकर आ सकते हैं। अब ईडी का कहना है कि ऐसे मामले में पहले भी ऐसे मामले आए हैं जिनमें ईसीआईआर के आधार पर ही पीएमएलए, जो ईडी की एफआईआर के आधार पर, ईसीआईआर के आधार पर संज्ञान लिया गया है। तो इस उन मामलों को, इस जो अभी सुनवाई हुई है इसमें ध्यान कम दिया गया, उसके कुछ पैराग्राफ छोड़ दिए गए हैं, तो हम आगे अपील करेंगे, उस तरफ ध्यान दिलवाएंगे। साथ ही इसमें दिल्ली पुलिस भी अपनी चार्जशीट दायर करेगी और जांच चलती रहेगी। साथ ही कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इन आरोपियों की ये मांग भी खारिज कर दी कि इन्हें एफआईआर की कॉपी दी जाए, जो कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जो एफआईआर दर्ज की है उसकी कॉपी इन्होंने मांगी थी कि ये हमसे शेयर की जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि इनको एफआईआर की कॉपी नहीं मिलेगी। तो ये भी इनके लिए एक झटका है। इन्हें जानकारी दी जा सकती है कि एफआईआर हुई है, लेकिन कॉपी नहीं दी जा सकती है। तो आप इसको समझिए कि कैसे तकनीकी आधार को, कोर्ट ने तकनीकी आधार दिया और कांग्रेस ने इसे क्या दे दिया, इसे मेरिट आधार दे दिया कि भाई केस ही नहीं ठहरा है ईडी का। कोर्ट ने कहा कि जैसे कि अभिषेक मनु सिंघवी जो वकील है, जो वरिष्ठ वकील हैं, एडवोकेट है, इस मामले में इसका केस लड़ रहे हैं कांग्रेस का, और वो क्या बयान दे रहे हैं मीडिया में, पूरा केस खोखला है। हम तो यही कह रहे हैं कि इस मामले में जब पैसा इधर से उधर हुआ ही नहीं तो फिर धन शोधन कैसे लागू होता है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे लागू होता है। और देखिए कोर्ट ने भी यही कहा है कि ये केस नहीं ठहरता है।
कोरा झूठ उन्होंने बोला है, कोरा झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट ने मेरिट पर कुछ नहीं कहा, कोर्ट ने सिर्फ तकनीकी खामी बताई है। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है और आपका केस जो है वो खाली है। तो ये कोरा झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश है। मुश्किलें इनकी जस की तस है। जो इनका मामला है इसमें ECIR के तहत जब्ती की जा सकती है और इसलिए 667 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है इनकी, ऐसे ही जब्त नहीं हुई है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जब्ती गलत हुई है। इन लोगों के ऊपर बड़ा मामला चल रहा है और ये शेल कंपनी का मामला तो अलग ही है। जो डेटॉक्स मर्चेंटाइज लिमिटेड है, जिसके जरिए यंग इंडियन खोली गई है, इसी से जुड़ी हुई है, लेकिन इनका गांधी परिवार का डेटॉक्स मर्चेंडाइज में कोई शेयर नहीं है, लेकिन यंग इंडियन और AJL पर है। नेशनल हेराल्ड जो AJL जिस अखबार को छापता है, ये इसकी कहानी भी थोड़ा जल्दी मैं आपको बता देती हूँ। AJL घाटे में था, नेशनल हेराल्ड छापने के लिए पैसा नहीं था, तो कांग्रेस पार्टी जो कि डोनेशन से पैसा लेती है, उसने एक बैंक की तरह, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह 90 करोड़ का लोन दे दिया। और जब AJL 2000 करोड़ की संपत्ति का मालिक, उसने कहा कि भैया 90 करोड़ का लोन नहीं चुका सकते हैं, तो फिर एक यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड आती है जो कि 5 लाख में बनी हुई कंपनी है, वो 50 लाख में यंग इंडियन AJL को, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को खरीद लेती है और इसके बाद कांग्रेस 90 करोड़ का लोन माफ भी कर देती है। और यंग इंडियन ये 50 लाख कहां से लाती है? यंग इंडियन लाती है डेटॉक्स मर्चेंडाइज लिमिटेड से, 1 करोड़ लेती है और इस 1 करोड़ को वापस भी नहीं करती है यंग इंडियन। और जो डेटॉक्स मर्चेंडाइज लिमिटेड है, कोलकाता में है, एक ही कमरे के अंदर कई कंपनियां चल रही हैं, साफ शेल कंपनी है, इसके संकेत मिल रहे हैं। सुनील भंडारी इसे चलाते हैं और ये यंग इंडियन के, अब आप मालिक देख लीजिए, यंग इंडियन के मालिक में पहले तो शुरुआती दौर में सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, मोतीलाल वोरा ये लोग थे, लेकिन बाद में इनको 76% से शेयर इसका सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नाम कर दिया गया। जब ये पहले ये कंपनी बनाई गई तब तो भाई इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी नहीं थे, लेकिन इसके बनने के, यंग इंडियन आने के, इसके पास AJL लेने के बाद 1 महीने के बाद राहुल गांधी इसके डायरेक्टर बने और फिर सोनिया गांधी बनी। दोनों के पास 38% शेयर हो गए। आखिर आपको डायरेक्टर बनना था तो शुरुआत में क्यों नहीं बन गए? अब बाद में जब ये कंपनी बन रही है, उसके 1 महीने बाद राहुल गांधी, फिर 1 महीने बाद सोनिया गांधी डायरेक्टर बन रहे हैं, मेजॉरिटी शेयर इनके पास है। और जब इस मामले में केस दर्ज है तो भी AJL की संपत्तियों को रेंट पे देकर उससे कमाया जा रहा है, जबकि ये कानूनन अपराध है। तो ये तो अपराध किया इसके साथ बन जाती है। तो और ये जो सारा पैसा आया है वो गया कहाँ है? कई लोगों को ने रेंट पर ले रखा है लेकिन रह नहीं रहे, 1-1 साल का रेंट लिया, यानी कि कुछ वहां पे चला नहीं रहे हैं। विज्ञापन दिए गए हैं, उनका कहना है कि भाई हम कांग्रेस के दबाव में विज्ञापन दिए, हमने नेशनल हेराल्ड के अंदर कांग्रेस नेताओं ने दिलवाए। तो ये सब कहाँ जा रहा था पैसा? तो ED ने कहा है कि साफ सबूत हैं, पक्के सबूत हैं मनी लॉन्ड्रिंग के। जब मामले में मुकदमा शुरू होगा तो यही सबूत सामने आएंगे। तो इनको कोई राहत नहीं है, इनके लिए मुसीबत वही की वही है, बस थोड़े समय के लिए टल गया है और अभी इन्हें परसेप्शन बनाने का मौका मिल गया है। लेकिन इस मामले में कहीं भी ऐसा नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है या फिर इसमें कोई अपराध नहीं किया गया, ऐसा कुछ भी कोर्ट ने नहीं कहा है। कोर्ट ने आगे जांच के आदेश दिए हैं और ED इस मामले को अब और ऊपर लेकर जाएगी और आगे फिर से इसकी चार्जशीट दायर करेगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।